नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। कच्चे तेल में तेजी और उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों से अमेरिकी बाजार चढ़े। नैस्डैक 5000 के पार। एशिया से भी अच्छे संकेत। एसजेएक्स निफ्टी करीब 30 अंक ऊपर। अमेरिका में भंडार घटने की उम्मीद में कच्चा तेल साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सोने के भाव भी चढ़े। कॉमेक्स पर सोना $1200 के पार। आज आएंगे टीसीएस, माइंडट्री और इंडसइंड बैंक के नतीजे। चौथी तिमाही में टीसीएस की आय में बढ़ोतरी नहीं होने का अनुमान। माइंडट्री के नतीजे भी रह सकते हैं कमजोर। और कंज्यूमर के लिए एक और अच्छी खबर। पेट्रोल डीजल हुए एक बार फिर सस्ते। आज से पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल ₹1.30 सस्ता। फ्लिपकार्ट के बाद अब क्लियर ट्रिप ने भी नेट न्यूट्रलिटी को किया सपोर्ट। फेसबुक के internet.org से हुई अलग। वहीं सुनील भारती मित्तल के बेटे काविन भी आए साथ। भारत और कनाडा के यूरेनियम समझौते पर मुहर। कनाडा 5 साल तक भारत को यूरेनियम करेगी सप्लाई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने किया ऐलान। और मुलायम होंगे 6 पार्टियों वाले जनता परिवार के मुखिया। पार्टी के नाम और झंडे पर फैसला बाद में। लालू ने कहा बिहार चुनाव में दिखेगा असर। एशियाई बाजार हो या फिर अमेरिकी, आज विदेशी बाजारों से मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या घरेलू बाजार के फ्रंट पर कल की तेज बिकवाली का दबाव आज भी देखने को मिलेगा या फिर बाजार कुछ रिकवर करेंगे? काफी सारे ट्रिगर्स हैं आज मार्केट्स के लिए, खासतौर से रिजल्ट्स के लिहाज से। टीसीएस के अलावा इंडसइंड बैंक, माइंडट्री जैसे नतीजे आने वाले हैं। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर हमारी नजरें रहेगी। विदेशी बाजार की एनालिसिस करेंगे हम, हमारी रिसर्च है आशीष वर्मा के साथ। कल की बिकवाली के बाद आज भारतीय बाजारों के लिए क्या क्यूज है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए ओपनिंग ट्रेड में, मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी बताएंगे। और नंबर्स कैसे आएंगे आज दिग्गज कंपनियों के, उस पर भी हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ होंगी। बताएंगे आपको कौन से हैं स्टॉक्स इन न्यूज। ये सब रहेगा आज खास सुबह लक्ष्मी में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या संकेत मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। कल भारतीय बाजारों में हमने देखा फिर से भारी भरकम बिकवाली का दबाव। 300 पॉइंट तक की गिरावट सेंसेक्स में देखी गई और निफ्टी भी दोबारा लड़खड़ाया। एसजेएक्स निफ्टी हालांकि कुछ मजबूती के संकेत दे रहा है और श्रेय जाता है एक बार फिर अमेरिकी बाजारों को। वहां से क्यू पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। इसने बड़ा ट्रिगर लिया है कच्चे तेल में जो उछाल आया है उससे। आशीष हमारे साथ है। आशीष, सबसे पहले बताइए अमेरिका में जो पुल बैक है वो कितना सस्टेनेबल दिख रहा है और इसमें कमोडिटी का कितना बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है। ध्यान रखिए, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव लीड दे रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। अमेरिका से शुरुआत करें तो आधे से 2/3% के आसपास की बढ़त के साथ वहां पे तमाम बेंचमार्क्स ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट नैस्डैक तो जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 5000 का लेवल है उसके ऊपर जाके कल क्लोज होता हुआ नजर आया। दिन भर अच्छा बिल्डअप था और दिन के हाईज पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रीजंस थे वहां पे मजबूती के। पहला जो आपने भी हाईलाइट करा, कमोडिटी से भरपूर मदद मिली। ध्यान रखें WTI क्रूड जो है 2015 के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। कल तगड़ा उछाल वहां पे आया था क्योंकि जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़े थे वो उम्मीद से कहीं कमजोर बिल्डअप दिखा रहे हैं इन्वेंट्रीज का। 41 लाख बैरल्स के आसपास स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी, महज 13 लाख के आसपास का बिल्डअप वहां पे देखने को मिला और इसलिए कच्चे तेल में उछाल था। उसके चलते तमाम एनर्जी शेयर्स में हमने देखा तगड़ी मूव्स देखने को मिले, तो वहां से भरपूर मदद मिली। दूसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी जिस तरह से फाइनेंशियल अर्निंग्स अब तक जो आई हैं यूएस में उसको मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है। ध्यान रखिए वहां पे बड़े सबड्यूड एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन अब तक सरप्राइजिंगली जो नंबर्स आए हैं मोटा मोटी उम्मीद से कहीं बेहतर नजर आ रहे हैं, तो उससे काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह की इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको देखकर उसको पढ़कर लग रहा है कि शायद फेड फॉर द टाइम बीइंग साइडलाइंस पे रहेगा, तो उससे भी लोगों को कंफर्ट आ रहा है। कल यहां पे आईआईपी जो मार्च के आंकड़े थे यूएस में वो आए जो कि कमजोर आंकड़े थे, महज 0.6% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। तो ये तमाम पॉजिटिव से चलते यहां पे उछाल देखने को मिला। यूरोप में भी हमने देखा हरे निशान के साथ कामकाज। इनफैक्ट 3/4% तक की बढ़त के साथ यूरोपियन मार्केट्स क्लोज होते हुए नजर आए। जो वहां का
पैन यूरोपियन यूरो स्टॉक 600 इंडेक्स है, यानी कि जो अक्रॉस यूरोप ज्योग्राफी पे इंडेक्स होता है, उसमें हमने देखा कल पॉजिटिव लीड्स देखने को मिली। अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस पॉकेट्स खरीदारी देखने को मिली थी, और कच्चे तेल में जो 2 दिनों से उछाल आ रहा है उसका भरपूर मदद मिली। कल ईसीबी का एक्शन फोकस में था, कोई बदलाव दरों में नहीं करा, 0.05% पे स्थिर रखा, उससे पॉजिटिव मोमेंटम आया। और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे ईसीबी चीफ मारियो द्रागी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा कि ग्रीक का डिफॉल्ट बिल्कुल नहीं होगा, और जो बॉन्ड मार्केट्स में बबल की बात करी जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उससे भी कंफर्ट आया। और यही पॉजिटिव लीड आपको तमाम एशियाई पैक में देखने को मिलेगी। आपकी स्क्रीन पर तमाम एशियन मार्केट्स और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की शायद आज 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए। जहां कल की 1% की गिरावट के बाद एक पुल बैक की उम्मीद जरूर रहेगी, लेकिन क्या वाकई में वो पुल बैक आएगा और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? हमारे साथ है अनिल सिंह भी। अनिल बताइए, कल हमने देखा फिर से एक झटका लगा मार्केट्स को और बैंक निफ्टी फिर से बिखरा, इनफैक्ट मिड कैप काउंटर्स में भी प्रेशर आया। आज संकेत थोड़े से बेहतर है इंटरनेशनल मार्केट से, क्या वो पुल बैक में मदद करेंगे? डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि न सिर्फ ग्लोबल मार्केट थोड़े से बेहतर हैं, बल्कि डेटा अगर आप देखें कल के जो आए हैं वो डेटा कहीं कोई नेगेटिव संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी खासी खरीदारी के आंकड़े हैं, कैश मार्केट में छोटे ही सही लेकिन खरीदारी के आंकड़े, डोमेस्टिक फंड्स ने भी बिकवाली नहीं किए। तो कुल मिलाकर कल का सेल ऑफ साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग और कुछ हद तक लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रेडर्स की तरफ से होती हुई दिखी है। अब दिक्कत ये है कि वो बड़ा एक शार्प फॉल था, और खासतौर से बैंक निफ्टी ने जिस तरह का रिवर्सल दिया, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी तो कल सुबह से ही कमजोरी के संकेत दे रहे थे, तो उस लिहाज से एक पुल बैक बन सकता है। लेकिन अब पुल बैक के बाद मजबूती बाजार तभी दिखाएगा जब 8,800 के पार निकलकर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए और स्टेबल होता हुआ दिखे, तब आप ये मान सकते हैं कि फिर से बाजार अपनी रफ्तार पकड़ सकता है, 8,950 9,000 की रेंज में जा सकता है। लेकिन ओवरऑल डेटा ये बता रहे हैं कि शायद कल के झटके के बाद, हायर ओपनिंग के बाद थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखे, तो थोड़े वोलेटाइल यहाँ पर मार्केट्स हो सकते हैं। तो ऐसे में ट्रेडर्स को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना चाहिए। दूसरी बात, क्रूड के दाम जिस तरह से तेजी से गिरे और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए हैं, तो साफ तौर पर वहां पर थोड़ी सी मार पड़ती हुई आज आपको दिख सकती है, एक ट्रेड वो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अब जो संकेत दिख रहे हैं वो ये कि शायद दिग्गजों में आपको उतनी दिक्कत ना दिखे, लेकिन उसके सामने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग उतनी ज्यादा नहीं हुई है और रनअप काफी जबरदस्त हुआ है। शुक्रिया एनालिस्ट अपडेट के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर माहौल ऐसा बनेगा कि एक पुल बैक देखने को मिले ओपनिंग ट्रेड में, लेकिन ऊपरी लेवल पर दबाव का सिलसिला हावी रह सकता है और खास तौर से मिड कैप्स प्रेशर में रह सकते हैं, जहां पर हमने पिछले कई दिनों में लगातार रन देखा है तेजी का। लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? जैसे अनिल ने भी कहा कि स्टॉप लॉसेज आपके पर नजरें होनी चाहिए। मानस, आज के ट्रेड के लिए निफ्टी में क्या स्टॉप लॉस रहेगा और आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन था जब निफ्टी 8800 के ऊपर चला गया था और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, बट कल के सेशन को की जो सेलिंग प्रेशर था उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद जो पूरा रैली हमने 8266 से देखा था उसको निफ्टी करेक्ट करने के लिए तैयार है। और अगर आज 30-40 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं समझता हूँ वहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है एक सेल कॉल लेने की, जिसके स्टॉप लॉस रहेंगे 8840 के और टारगेट रहेंगे 8650 के। ओके, और किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें हैं? कहां पर आपको लग रहा है ट्रेड करके फायदा कमाया जा सकता है? देखिए, मेरा अभी भी मानना यह है कि अगर हम गिरावट देखेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट हो या मतलब ओवरऑल सारे सेक्टर्स में आपको गिरावट देखने को मिले। कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। तो पहला तो सेल कॉल रहेगा वॉक फार्मा पे, जहां पर 2000 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस स्टॉक से चल रहा था करीब 15 दिन 20 दिन से, और आरएसआई पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहे थे। कल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1800 के ब्रीच हुए हैं, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक हुए हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। स्टॉक के स्टॉप लॉसेज 1785 के रहेंगे और टारगेट 1660 के रहेंगे, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। और एक बाय कॉल लेना चाहेंगे जहां पर बहुत ही क्लियरली ब्रेकआउट दिखता है, हायर टॉप हायर बॉटम करीब 400 रुपए से टाटा कम्युनिकेशन में हम देख रहे थे, बट 480 के बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बीच में बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कल की जो इंटरडे गिरावट थी उसमें एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉसेस 474 के रहेंगे और टारगेट 520 के रहेंगे। शुक्रिया। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लार्जली बिकवाली की रहेगी निफ्टी के लिए, लेकिन वॉकआउट में भी सेल साइड की पोजीशंस आप ले सकते हैं। बाय साइड में
टाटा कम्युनिकेशन पर एक तेजी का कॉल माइनस ने दिया है। लेकिन आज नजरें रहने वाली है टेक्नोलॉजी पैक पर, क्योंकि टीसीएस आज शाम को अपने नंबर्स पेश करेगा। माइंडट्री के भी नतीजे आने वाले हैं और साथ ही बैंकिंग साइड पर नजरें रहेंगी इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स पर, जिनके नंबर्स भी पेश होंगे। आशीष के साथ अब पूजा हमारे साथ है। आशीष, सबसे पहले टीसीएस, क्योंकि कंपनी ने पहले ही गाइड कर दिया था ये क्वार्टर कमजोर रहेगा, कितना खराब रह सकता है क्वार्टर? देखिए, टीसीएस सबसे पहले बता दूं, आज बाजार बंद होने के बाद शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो उसी के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके तिमाही रिजल्ट्स घोषित होंगे। सबसे पहले तो अपफ्रंट बता दूं आपको, जो क्वार्टर है मार्च क्वार्टर, वैसे भी आईटी कंपनीज के लिए सीजनली कमजोर तिमाही मानी जाती है। दूसरी दिक्कत की बात, जो क्रॉस करेंसी का इंपैक्ट है, यानी कि जो फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस हैं, डॉलर जो मजबूत हुआ है यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले, उसका नेगेटिव इंपैक्ट बीते क्वार्टर में देखने को मिला था और इस बार भी इस बार भी मार्जिन्स में उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। टीसीएस का रिजल्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से आपको याद होगा, जो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, उस पर भी कंपनी खरी नहीं उतर पाई है। इनफैक्ट बीते क्वार्टर में तो इन्फोसिस से भी पिछड़ती हुई अच्छी तरह से नजर आई थी। टीसीएस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार भी बेहद ठंडा क्वार्टर होगा, क्योंकि इसने वैसे भी एनालिस्ट में सेल साइड एनालिस्ट का एक कॉन कॉल करा था, जब इसने हाईलाइट कर दिया था कि इस क्वार्टर में प्रेशर कंटिन्यूड रहेंगे और बीते साल जिस तरह का Q4 का परफॉर्मेंस था, जो कि आपको बता दूं बेहद कमजोर था, इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही परफॉर्मेंस होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आय में महज 1/4% के आसपास की बढ़त तिमाही दर तिमाही, मुनाफे में आधे % के आसपास का दबाव होगा, मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट्स की आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक Q4 के साथ साथ FY15 के लिए भी समाप्ति होने वाली है, तो एक कंपनी FY16 आउटलुक हमारे साथ शेयर करेगी। इससे पहले जो FY15 का आउटलुक था, तब मैनेजमेंट ने आपको याद होगा कहा था FY15 FY14 से बेहतर होगा, ऐसा मटेरियलाइज इस बार नहीं हुआ, तो FY16 की कमेंट्री बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। फेयर इनफ। साथ ही इंडसइंड बैंक के नंबर्स कैसे रहेंगे और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, स्पेशली डीसीबी के स्टेला नंबर्स के बाद? क्या यहाँ पर उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है पूजा? इंडसइंड बैंक से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले काफी सारे क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि उम्मीद से अच्छे नतीजे ही कंपनी पेश करते हुए आई है और इस बार भी हमारा अनुमान है कि अच्छे नतीजे यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर बात करें तो स्टेबल ही रहे। नेट एनपीए का आंकड़ा 0.3% के आसपास ही स्टेबल था, तो इस बार भी हमारा अनुमान है कि यहाँ पर एक अच्छा आंकड़ा ही देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा प्रेशर यहाँ पर देखने का अनुमान नहीं है। एनआईआई में हमारी उम्मीद है कि 18% की बढ़त, वहीं मुनाफे में 25% की बढ़त देखने का अनुमान है। जो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, वहां पर कंपनी एक अच्छे डिमांड की उम्मीद कर रही है और लोन बुक का करीब 16% का एक्सपोजर वो इस सेगमेंट में है, तो यहां पर लोन बुक को एक फायदा मिल सकता है। इसी के साथ साथ एमएससीवी सेगमेंट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन इस बार देखने को मिला था, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर हमारा अनुमान है कि लोन ग्रोथ में इस बार अच्छी खासी करीब 20 से 25% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पिछले 6 क्वार्टर से इंडसइंड बैंक का जो कासा है वो भी उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और पिछली बार मैनेजमेंट ने ये भी अपने कमेंट्स में ये भी कहा था कि ब्रांच एक्सपेंशन में वो काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा अनुमान है कि डिपॉजिट्स में कासा में इस बार अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के अच्छे नतीजों की उम्मीद इंडसइंड बैंक से। चलिए, अच्छी उम्मीद है कि नंबर्स स्ट्रांग रहेंगे इंडसइंड बैंक के, लेकिन टीसीएस थोड़ा सा निराश कर सकता है और साथ ही माइंडट्री के भी नतीजे जो आने वाले हैं वहां पर भी हमारा अनुमान यही है कि डॉलर रेवेन्यू एकदम सपाट रहेगी। यहां पर करीब 14.8 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स पर दबाव रहेगा और ट्रिगर्स वही है कि क्रॉस करेंसी का इंपैक्ट इधर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन खास बात यह है कि डिमांड एनवायरनमेंट अगर कंपनी कह रही है ऑप्टिमिस्टिक है, तो आने वाले साल के लिए यहां पर कुछ बेहतर गाइडेंस आने की पूरी उम्मीद है। तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स फोकस में रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इंडसइंड बैंक आज रडार पर रहेगा। लेकिन यहां से किक ऑफ कर रहा है बड़े पैमाने पर रिजल्ट सीजन। कल आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे, उस पर भी बाजार की नजरें रहेंगी। उसके पहले हम देखेंगे काफी ज्यादा बिल्टअप देखने को मिला है। साथ ही हम देखेंगे दूसरी दिग्गज कंपनियों के भी नंबर्स फॉलो करेंगे, जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस भी शामिल है। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको बताएंगे कौन से शेयर है जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। सोनम हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ ही आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट में एक अच्छे खासे गेन्स के बाद कच्चे तेल में आज क्या आपकी ओपनिंग ट्रेड भी तेजी की रहेगी। ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं सुबह CNBC आवाज पर। आज भारतीय बाजारों के लिए संकेत कैसे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 8810 के आसपास SGX निफ्टी दिखाई दे रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदारी लौटी है और उसका कुछ इंपैक्ट SGX के ट्रेड पर बनता हुआ दिखाई दिया है। कई सारे स्टॉक्स आज रेडार पर होंगे। टेक्नोलॉजी और बैंकिंग काउंटर्स की हमने बात की, लेकिन किन शेयरों में आज खबरों का असर देखने को मिलेगा, सोनम मेहता हमारे साथ है बताने के लिए। सोनम बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके रेडार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि IOC, BPCL, HPCL जैसी कंपनीज रहनी चाहिए क्योंकि सरकार ने यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं। पेट्रोल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर से घटाए गए हैं तो डीजल के दाम ₹1.30 प्रति लीटर से घटा दिए गए हैं। टाटा मोटर्स के काउंटर पर नजर, जहाँ पे कंपनी ने अपने मार्च महीने के ग्लोबल ग्रुप के होलसेल बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं, जिसके ग्रुप के आंकड़ों में 9% की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल। तो JLR की बिक्री में 16% की बढ़ोतरी हुई है, जो बेहद ही पॉजिटिव आंकड़ा कहा जा सकता है। लेकिन जो वीकनेस है ओवरऑल वो अभी भी बनी हुई है क्योंकि चाइना मार्केट में कंपनी की बिक्री में अभी भी गिरावट आ रही है। गैमन इंडिया के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पे कंपनी को 2 ऑर्डर्स मिल गए हैं लगभग 840 करोड़ रुपए के। तो इस काउंटर में आज एक जबरदस्त मूवमेंट की आप उम्मीद रख सकते हैं। कोल इंडिया के काउंटर पर नजर, यहाँ पर कंपनी को अपने 2 कोल प्रोजेक्ट्स के लिए, महाराष्ट्र में 2 कोल प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरमेंटल नॉड मिल गया है। तो एक पॉजिटिव खबर आती हुई कंपनी के लिए। आयशर मोटर्स में FIS का फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पे RBI ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल FI का हिस्सेदारी कंपनी में सिर्फ 19.47% की है, तो FIS का फ्लो यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मैग्ना केमिकल्स, जुआरी और दीपक फर्टिलाइजर्स के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पे जुआरी का ओपन ऑफ कंपनी का अप्रैल 21 तारीख को शुरू होगा, बंद होगा मई 6 तारीख को। तो इस ओपन ऑफर पर खास नजर रहेगी, जहां पे जुआरी मैग्ना केमिकल्स में कुछ और हिस्सेदारी उठाती हुई दिखाई देगी। साथ ही दीपक फर्टिलाइजर्स ने अपनी हिस्सेदारी और कम कर दी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से 5.2% की हिस्सेदारी यहां पर बेच दी है। आपको बता दूं 2 दिनों में लगभग 17.3% की हिस्सेदारी दीपक फर्टिलाइजर्स ने मैग्ना केमिकल्स में बेच दी है। अब हिस्सेदारी सिर्फ 11.2% की बच चुकी है। पोलारिस कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, यहां पे एक फंड एक्शन हुआ है, जहां पे फ्रैंकलिन म्यूचुअल सीरीज फंड्स म्यूचुअल फंड ने कंपनी के लगभग 6 लाख शेयर्स बेच दिए, ₹168.40 प्रति शेयर पर। आखिर में केन इंडिया के काउंटर पर खास नजर रखेगा, जहां पर 20,000 करोड़ के केन के टैक्स डिमांड मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग है। तो इस पर क्या फैसला आता है, इस पर खास नजर बनी रहेगी। चलो, तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। शुक्रिया सोनम इस जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या खरीदारी का दिन है सोने और कच्चे तेल के लिए, और साथ ही दूसरी बड़ी खबरों पर भी नजरें रहेंगी। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। कमोडिटी मार्केट में ही पूरा एक्शन हुआ है और यही वजह है कि हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर से तेजी का मोमेंटम लौटा है। कच्चा तेल, जहां पर हमने देखा जबरदस्त गेंस देखने को मिले। ब्रेंट क्रूड 62, नाइमेक्स $56 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दिया। वहीं कॉमेक्स में भी हमने देखा $1200 के ऊपर सोने का कारोबार है। करेंसी मार्केट में भी आज कुछ एक्शन की पूरी उम्मीद है। कल याद रखिए डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 62.37 पर टिका था। आज क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर एक चेक लेते हैं। तपन त्रिवेदी हमारे साथ है। तपन, सबसे पहले कच्चा तेल क्या ट्रेड रहेगा, क्योंकि कल के उफान के बाद क्या ओपनिंग ट्रेड MCX में तेजी का रहेगा? नहीं, जैसे हम लोग अभी मॉर्निंग रेट देख रहे हैं, स्पेशली अगर नाइमेक्स इलेक्ट्रॉनिक सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट 0.5% से 1% डाउन चल रहा है। तो हो सकता है ओपनिंग फ्लैटिश टू मॉडरेटली नेगेटिव रह सकता है। ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहने का उम्मीद है आज, लेकिन जिस तरह का कल रैली आया उसके बाद उसी तरह का गेंस फिर से आज एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और अगर कल का गेंस देखें तो इन्वेंटरी डेटा US का बेटर देन एक्सपेक्टेड था। क्रूड स्टॉक्स बहुत कम नंबर से बढ़े, उसने हेल्प किया। साथ में दूसरा भी क्यूज जो ओपेक से चल रहा है थोड़ा बहुत, तो उसने हेल्प किया। पर मीडियम टर्म में देखें तो फिर से मैं वही बोलना चाहूंगा ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को भी कि बहुत मुश्किल है कि क्रूड जिस तरह का गेन्स अभी देख रहा है फ्रॉम 50 to 56 और इवन फ्रॉम 44 लेवल्स रिसेंटली जो हमने देखे थे लेवल्स इसके डाउन साइड में, वहां से बहुत मुश्किल है कि ये गेन्स मीडियम टर्म में सस्टेन करेंगे। ओके, इन द सेंस इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन कर सकते हैं। इवन इंट्राडे में हम लोग अराउंड 3400 to 3440 के आसपास बाय करेंगे।
विद स्टॉप लॉस अराउंड 33-40 काइंड ऑफ लेवल्स। ओके, लेकिन मीडियम टर्म में फिर से सेलिंग आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, तो पैसा अगर कच्चे तेल में तेजी का बनेगा वो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही रहेगा। क्या सोने में भी यही आपको लग रहा है कि $1200 के ऊपर जो मूव आया है उसका ज्यादा फायदा भारत में नहीं दिखेगा? सोने में ओवरऑल फिर भी हम लोग सेलिंग मेंटेन कर रहे हैं। एक्चुअली गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट देखे तो स्पेशली या इंडियन मार्केट्स में भी देखे तो बहुत अच्छे क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन के आसपास है जी। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स में 1220 लेवल्स का बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन है जो अभी तक बहुत दिनों से ब्रेक नहीं कर रहा है, बार बार वहां जाके वहां से गिर रहा है। प्लस फंडामेंटली भी देखे तो डिमांड साइड बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। इंडिया में अगले लोग अक्षय तृतीया का वेट कर रहे हैं, इस वजह से कंजम्पशन फिलहाल थोड़ा सा कम है अक्षय तृतीया की वजह से, तो उस कारण से गोल्ड में भी सेलिंग का ही स्ट्रैटेजी मेंटेन करेंगे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सोने में बिकवाली 26,500 के टारगेट के लिए, लेकिन कच्चे तेल में एक पुल बैक की उम्मीद है। ये इंट्राडे में तेजी जरूर दिलाएगा कल के गेंस के बाद, लेकिन यहां पर आउटलुक बदल नहीं रहा है। इस बीच नरेंद्र मोदी के कनाडा पहुंचते ही भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से लटकी हुई यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। डील के तहत कनाडा भारत को 5 साल तक यूरेनियम की सप्लाई करेगा। परमाणु बिजली के लिए किए गए इस समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत भी कनाडा के नागरिकों को 10 साल के लिए वीजा देने पर सहमत हुआ है। उम्मीद है कि द्विपक्षीय निवेश समझौते पर भी सहमति जल्द बनेगी। On procurement of uranium from Canada for our civilian nuclear power plants launches a new era of bilateral cooperation. It also reflects a new level of mutual trust and confidence. Further, it will contribute to India's efforts to power its growth with clean energy. और अब बात करते हैं साइबर स्वराज बचाने की CNBC आवाज के 10 दिन से चल रही मुहिम की। ये मुहिम अब आर पार की लड़ाई में बदल गई है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने भी नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है और कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी एक अहम मुद्दा है और ये तय किया जाना चाहिए कि नेटवर्क ऑपरेटर्स किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, न ही किसी भी सर्विसेज में लिमिट लगाई जाए, खासतौर पर ऐसे देशों में जहां ज्यादातर लोग ऑनलाइन रहते हैं। ऐसे लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें कुछ कनेक्टिविटी देना अच्छा आइडिया है। यही वजह है कि internet.org जैसे प्रोग्राम जरूरी है और ये नेट न्यूट्रलिटी में मददगार साबित होगा। हालांकि आपको ये अपडेट दे दें कि क्लियर ट्रिप जो internet.org का एक हिस्सा था उन्होंने इसे बैकआउट किया है और वो नेट न्यूट्रलिटी के साथ ही नजर आए हैं। इस बीच नेट न्यूट्रलिटी के मसले पर सरकार दुविधा में नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग का मानना है कि पूरी तरह नेट न्यूट्रलिटी संभव नहीं है। विभाग कंटेंट न्यूट्रलिटी के पक्ष में तो है, लेकिन नेट न्यूट्रलिटी पूरी तरह संभव नहीं है। अमेरिका के कानून भारत के लिए मॉडल नहीं बन सकते। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है और इस पर इन तमाम डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर आगे भी जारी रहेगी और CNBC आवाज का कैंपेन इस पर जारी भी रहेगा। लेकिन फोकस करते हैं वापस मार्केट्स पर। SGX निफ्टी आपके लिए एक बार फिर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा 8,800 के ऊपर के ट्रेड्स फिर से बनते हुए दिखाई दिए हैं। कल की भारी भरकम बिकवाली के बाद एक पुल बैक की संभावना जरूर है, लेकिन किन स्टॉक्स में आपका पैसा बनेगा, कहां पर आपको बम्पर कमाई के मौके हैं। स्टॉक 2020 इसीलिए हम आपके लेकर आते हैं हर रोज, जहां पर आपको देते हैं 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज इस तैयारी के साथ। नीरज, गुड मॉर्निंग हर्षदा। और बिल्कुल सही है कि कल एक शार्प फॉल के बावजूद हमारी लॉन्ग साइड की स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही और अच्छे रिटर्न के साथ लोगों ने कमाई की होगी। तो आज भी सेक्टर्स को लगता है उस स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं होगा, खरीदारी पे ही पूरा फोकस रहेगा क्योंकि अच्छे स्टॉक्स की चर्निंग चल रही है और यही वक्त है जहां पे आपको मौके मिलेंगे। तो पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस टीम के साथ आज फिर से उतरेंगे और बेहतरीन 20 स्टॉक्स आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।